बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। शराब घोटाले में 10 घंटे चली पूछताछ के बाद ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने शराब नीति घोटाले में आज सुबह आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर छापेमारी की और लंबी पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है और ईडी ने पिछले दिनों इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें संजय सिंह का भी नाम है। शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल में हैं और अब आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ऐसे में ये नई शराब नीति आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। आप जहां इसे बीजेपी की साजिश बता रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि आपके पाप का घड़ा फूट रहा है। देश की राजधानी दिल्ली नींद से उठी ही थी कि प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों ने सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के घर दस्तक दे दी। संजय सिंह के आवास पर ईडी के अधिकारियों सहित कुल 20 लोगों की टीम पहुंची और घर को खंगालना शुरू कर दिया। तलाश थी दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े सबूतों की। दिन भर चली तलाशी और पूछताछ के बाद शाम को संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ही आपने संजय सिंह के गिरफ्तारी की आशंका जता दी थी। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर ईडी के शिकंजे से पार्टी आग बबूला है। वहीं इस मामले में गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह ने सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला था। हाँ, दुर्भाग्य से ये बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसके लिए मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है और हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय जो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इस राजनीति को बढ़ावा देने के लिए वो जिम्मेदार है। और पूरे देश में आप देख लीजिए कि जो बीजेपी से जुड़ जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। जो बेईमान है, भ्रष्ट है, चाहे जो कुछ भी करे वो, उसके लिए कोई कानून नहीं है। और जो बीजेपी में नहीं है उसके ऊपर फर्जी मामले बना के उसको अंदर किया जाता है। नहीं हुआ, उन्होंने अपना सुबह आके पूरा जांच किया, पूरे कमरे, अलमारी, सारी चीजें की छानबीन किया है उन्होंने। और फिर इसके बाद उनको कुछ नहीं मिला है। प्रोसेस पूरा उनका कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी क्या हुआ कि अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी यही सजा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगले साल चुनाव आ रहे हैं और बीजेपी को लग रहा है कि वो हारने वाली है। ये हारते हुए आदमी की हताश कोशिशें नजर आ रही हैं। ये पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। हाँ, दुर्भाग्य से ये बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसके लिए मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है और हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय जो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इस राजनीति को बढ़ावा देने के लिए वो जिम्मेदार है। और पूरे देश में आप देख लीजिए कि जो बीजेपी से जुड़ जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। जो बेईमान है, भ्रष्ट है, चाहे जो कुछ भी करे वो, उसके लिए कोई कानून नहीं है। और जो बीजेपी में नहीं है उसके ऊपर फर्जी मामले बना के उसको अंदर किया जाता है। ईडी की इस कार्यवाही के खिलाफ आम आदमी पार्टी के साथ विपक्षी गठबंधन इंडिया भी खड़ा हो गया है। न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं और न्यायालय पे पूरा भरोसा है और हम लोगों ने अपनी बात को रखा और हमें न्याय मिला है, बेल मिला है। तो इस फैसले का हम लोग सब लोग जो है स्वागत करते हैं। लेकिन ये सब तो जान ही रहे हैं कि पूरे देश में जो है क्या हो रहा है। जो भी सच बोलता है, जो भी जनता की आवाज को उठाता है, जो भी सवाल पूछता है सरकार से, मौजूदा सरकार से, तो कार्रवाई तो हो ही जाती है। आप बीजेपी में रहिएगा तो आप पे सारे दाग जो है धुल जाते हैं।
आप समेत पूरा विपक्ष संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी और गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बता रहा है, तो वहीं बीजेपी इसे शराब घोटाले में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पाप के घड़े का फूटना बता रही है। शराब घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल को गरमाने के लिए दिल्ली बीजेपी ने आज विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी की ओर से दिल्ली ITO चौराहे पर होर्डिंग्स लगाए गए और बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग भी की। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी विरोध में प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी के विरोध में लखनऊ में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ता लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर पहुंच गए और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान पुलिस और आप कार्यकर्ताओं में झड़प भी हो गई। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए, विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद वहां मौजूद पुलिस फोर्स ने सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा सियासी झटका है। बीजेपी इस मुद्दे पर आप पर हमलावर है तो जांच एजेंसियों की रडार पर भी आपके नेता हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब नीति में घोटाले के मामले में गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं। अब संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। शराब घोटाले की चार्जशीट में भी संजय सिंह का नाम है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि शराब घोटाले के आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी और इस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद थे। ईडी ने ये भी आरोप लगाया कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक मुद्दा सुलझाया जो एक्साइज विभाग के पास लंबित था। अब इस मामले पर ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है तो सियासत फिर से गर्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो शराब घोटाले में 10 घंटे चली पूछताछ के बाद ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया और ईडी ने जिस तरह से गिरफ्तारी की, यानी कि ये बताती है कि संजय सिंह के साथ साथ आम आदमी पार्टी की भी मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। संजू बंसल जो हमारे साथ है, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, सर बहुत स्वागत है आपका। बबीता भारती है हमारे साथ जो कि नेता है कांग्रेस की, बबीता जी आपका बहुत स्वागत है। और संजीव निगम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। संजीव जी आपका भी बहुत स्वागत है। संजीव जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। क्या वाकई संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? और ये तो एक गिरफ्तारी है, इसके बाद कई और नेताओं पर भी फिलहाल ईडी शिकंजा कस सकती है। बात संजय सिंह जी की नहीं है। अभी जैसे जैसे ये चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इनको ये महसूस हो रहा है कि जो गठबंधन है विपक्षी दलों के नेताओं का वो मजबूती की ओर बढ़ रहा है, तो इनका प्रयास है कि इस गठबंधन को पहली बात तो अपन अपने मत दीजिए, क्योंकि ये गठबंधन अगर मजबूत हो गया तो हमें हिला देगा। लेकिन आप तो हिलोगे ही, लेकिन आपके तर्कस में जितने तीर है वो आप निकाल लीजिए और आप निकाल मानेंगे भी नहीं, क्योंकि और ये ऐसा नहीं, हमें अंदेशा पूरा है। अभी 24 के चुनाव जब आएंगे लोकसभा के, तो ये नहीं चाहते हैं कि ये दल मजबूत हो। जो गठबंधन बना है 26 दलों का हमारा, कि ये वो इनको आगे हिलाएगा। लेकिन ठीक है, आप करिए, हमने बता दिया है, जब कहीं कोई सबूत नहीं, कहीं कोई वजह नहीं है, आपके पास है, शक्तियां हैं, आप उनका बेजा बताइए। आप मनीष सिसोदिया जी जो डिप्टी सीएम थे दिल्ली के, क्या मिला उनके पास? कुछ मिला आपको? कोई सबूत मिले कि आपने छापा कार्रवाई इधर उधर उनके गांव में, बैंक आप में? ऐसे बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी छापेमारी कर रही हो? नहीं, अरे भाई ये जो है उनके प्रकोष्ठ के तरीके काम कर रहे हैं। आपने भी सुना पहले ईडी क्या, पहले सीबीआई को क्या बोला जाता था? तोता, पहले तोता बोला जाता था, अब एक साथ में मैना भी आ गई है। तोता और मैना दोनों मिलकर के काम कर रही है, सीबीआई और ईडी, तोता और मैना दोनों मिलकर के काम कर रही है। डबल इंजन उधर भी लगा दिया है आपने, पहले सिंगल इंजन चल रहा था, तोता काम कर रहा था। तो ठीक है, आप स्वतंत्र है, आप करिए,
और बाकी ये समय के ऊपर है, आने वाला समय है, सब समय के गर्भ में है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, नजदीक आएगा, देश के लोग भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, समय आने पर अपने आप चीजें सब लेंगे जो भी कुछ होगा। ठीक है क्योंकि अश्विनी जी, देखिए ये सीधे सीधे कहा जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले विधानसभा चुनाव भी कई राज्यों में है, लेकिन ये सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की कि जगह जगह छापेमारी करवाई जा रही है। इससे पहले कौन से सबूत मिल गए जो अब सबूत ढूंढने की कोशिशें यहाँ पर की जा रही है? जी नेहा जी, मैं थोड़ा सा विस्तार से जवाब दूंगा। आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहूंगा आपसे। देखिए, अभी हमारे निगम साहब ने जो है तोता और मैना और क्या क्या कहा। भाई, तोता कब कहा गया था? जिस इंडी अलायंस के साथ आज आप हैं उसकी सरकार थी, उस समय तोता कहा गया था। और आज जो है जब यही इंडी अलायंस के आपके सदस्य वहीं जाते हैं उसी सुप्रीम कोर्ट में, तो ये कहा जाता है कि संस्थाएं ठीक से काम कर रही हैं। अब आता हूं मैं दूसरी जगह। चुनाव है, जब आइए तब आप लोगों का ये करुण क्रंदन चलता रहता है। सुखपाल खैरा को भी आपने गिरफ्तार किया और आपके जो सर जी हैं, महान कट्टर ईमानदार के अवतार महामानव, वो गए वहां पर पंजाब में भाषण दिया उन्होंने। कभी हम नशे से समझौता नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करेंगे। भाई, या तो यहाँ चुनाव का मामला है या वहाँ चुनाव का मामला है। चरणजीत चन्नी जी की गिरफ्तारी हुई, 8 घंटा उनसे पूछा गया, विजिलेंस विभाग ने पूछा, तो क्या वो पॉलिटिकल वेंडेटा वहां था या यहाँ है? इसको पहले आप लोग देख लीजिए। दूसरे प्रदेश में जाते हैं, आप वही काम करते हैं, यहाँ आते हैं तो आपका क्रंदन चालू हो जाता है। और दूसरी बात, मनीष सिसोदिया जी जो आपके जो है आपके, मैं तो नाम भी वो नहीं करना चाहता हूँ, जोड़ना नहीं चाहता हूँ भगत सिंह जी के साथ इन लोगों का, लेकिन आप ही लोग जोड़ते हैं कि आपके भगत सिंह जो थे, जो माता जी का आशीर्वाद लेकर वो भी गए थे और आज संजय सिंह भी गए हैं। आप एक बात बताइए, उनके घर से डुग्गू का झुनझुना मिला था, ये केजरीवाल जी का बयान था, और कुछ मिला नहीं था। तो भाई, आज मार्च में उनकी गिरफ्तारी हुई, आज तक कोर्ट ने उनको जमानत क्यों नहीं दी? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है, आप पता कीजिए। आप तीसरी चीज, आप ये बताइए, दिनेश अरोरा जो कि सबका लाडला था, वही जब बोल रहा है कोर्ट में 32 लाख रुपए का चेक दिया, 2.2 करोड़ रुपए और आए, तो भाई अब हमको आपको कुछ नहीं कहना है। हम लोग यहाँ पर चिल्ला सकते हैं, लेकिन जो एजेंसियां हैं उनके पास पर्याप्त सबूत हैं कि संजय सिंह ने मध्यस्थ की भूमिका में फंड रेजिंग की, दिनेश अरोरा को केजरीवाल जी से मिलवाया, ठीक है। देखिए, और एक अमित अरोरा सवाल उठाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि देखिए कोर्ट जमानत देती है, लगातार याचिकाएं दाखिल की जा रही है, मनीष सिसोदिया की तरफ से भी जमानत दे दी जाए, नहीं दी जा रही। यार, कुछ तो ऐसा मिला होगा ना, कुछ तो ऐसा होगा जिसको आधार मानते हुए कोर्ट को लग रहा है कि जमानत नहीं देनी चाहिए फिलहाल। संजीव जी, देखिए, आप जो बात कह रही हैं, यही अभी जो हमारे एडवोकेट हैं इस केस में, अभिषेक मनु सिंघवी जी, पिछली तारीख में उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि हमें समय चाहिए, हम आपके कम से कम हमें पर्याप्त समय चाहिए, हम आपसे अपनी बात रख सके। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि जो भी ये कोर्ट का है मैं उतनी विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, 10 मिनट देते हैं, 15 मिनट देते हैं, उन्होंने कहा हमें 2 घंटे चाहिए आपसे भी बहस करने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, 9 अक्टूबर की डेट निर्धारित हुई है कि हम आपको हमें बात रखने का समय चाहिए। आप कहोगे 10 मिनट में हम बात रख दो, 15 मिनट, तो उनको पूरा 2 घंटे का समय दिया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी जी को 9 अक्टूबर को तारीख लगी हुई है, हम विस्तार से अपनी बात रखेंगे। जब हमें कहने का मौका ही नहीं मिल पा रहा, तो अपनी बात कही नहीं कर पा रहा है, एडवोकेट रख ही नहीं पा रहा है, तो ठीक है, आप हमें दीजिए, हम और इंतजार करेंगे। 9 अक्टूबर को है, जनता में आप अपनी बात नहीं रख पा रहे, ईडी सीबीआई के सामने आप अपनी बात नहीं रख पा रहे, कोर्ट में आप अपनी बात नहीं रख पा रहे, संसद में आप अपनी बात नहीं रख पा रहे, कहाँ रखेंगे सर? ठीक है बबीता जी, मैं आ रही हूँ, फिर लौटती हूँ। तुरंत सस्पेंड कर देते हो नहीं आपके सामने, और आपके यहाँ जो गालीबाज सांसद है उनको आप नोटिस दे देते हो। तो जाइए ना कोर्ट, जाइए ना सर, कोर्ट जाइए ना, कोर्ट का तो दरवाजा खुला है ना, जाइए, कहिए ईडी जो है बेकार की छापेमारी कर रही है। आप भी इस पर विस्तार से चर्चा कराइए, उसी केस में, उससे बड़े एक को आप 15 दिन के नोटिस दे रहे हो, आपने बिधुड़ी जी को 15 दिन के नोटिस दिए, संजय सिंह को आपने सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, आप बताइए ना सामने। ठीक है बबीता जी, देखिए अभी कहा जा रहा था कि ईडी और सीबीआई जो है वो पिंजरे का तोता है, सीधे सीधे आरोप ये लग रहे हैं कि
तोता बोला गया था कोर्ट की तरफ से सीबीआई तोता और को। मैना दो है ना। अब ये तोता और मैना का जिक्र कर रहे हैं, खैर ये सीबीआई और ईडी। ठीक है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि कोर्ट ने जिस विषय पे और जिस वक्त ये कहा था, उस वक्त तो सरकार आपकी ही थी, यूपीए की सरकार थी। ठीक है, वो आ रहे हैं बबीता जी से सवाल। मैम मेरा इसमें ये कहना है कि जब सीबीआई को तोता और अब ईडी को जो है वो मैना कहा गया है, तो जब भी गवर्नमेंट चाहे किसी की भी होती है, जो एजेंसीज हैं उनका मिसयूज होता है, लेकिन वो मिसयूज किस एक्सटेंट तक होता है। कई बार क्या होता है, एक दो केसेस में कहीं पर कुछ हो गया और बाकी जगह आप फेर रहे, लेकिन जब जो ट्रोल आर्मी होती है वो इन सब चीजों को उस पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह, आप उससे पहले सीबीआई के आप कांग्रेस पार्टी में आप देखोगे 70 साल में सीबीआई का कितनी बार यूज किया गया है। जितना इन्होंने 10 साल में जितना यूज किया है ईडी और सीबीआई का, उन्होंने 70 साल में भी यूज नहीं किया होगा। दूसरी बात ये है, मतलब मिसयूज होना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कह रहे नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है कि मिसयूज उनका भी गलत था, अगर उन्होंने किया है और आज ये कर रहे हैं तो ये भी गलत है। मिसयूज हमेशा ऐसा ही गलत है, गलत चीज तो गलत ही होगी और उसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ा है और वो जनता हमेशा बताती है, क्योंकि जनता तो देखती रहती है कि कौन क्या कर रहा है। बात अब आती है, मतलब ऐसे काम किए थे कि आप उसको खामियाजा भुगत रही हैं। कहीं ना कहीं खामियाजा तो है ही ना। अगर मतलब हम उससे बाहर हैं, 2014 में कांग्रेस पार्टी बाहर आई, तो वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारी गलतियां होती हैं कि हम जनता तक नहीं पहुंच पाए या कैसे भी कोई चीजें हुई। इसका मतलब ये नहीं कि आपने सीबीआई का मिसयूज किया इसलिए आप बाहर हैं। ठीक है, अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे थे। अश्विनी जी जल्दी से रखिए, फिर मैं संजय बंसल जी, मैं वही हमारी बहन बैठी है कांग्रेस की प्रवक्ता, इन्होंने मान लिया, बहुत इनको साधुवाद है, कम से कम खुले हृदय से स्वीकार किया। मगर दो बातें मैं बताना चाहूंगा, यही ईडी और यही ईडी का भी गठन इन लोगों ने किया था सीबीआई से। ईडी में जितने केस आए थे, इन्होंने कुल मिलाकर 4000 करोड़ का भी जो है वो वसूली नहीं की थी और हम 1.25 लाख करोड़ से ऊपर में आ गए हैं। तो अब मिसयूज और यूज का फर्क यही है, 4000 करोड़ से कम और 1.5 लाख करोड़ के 1.25 लाख करोड़ के बीच में ये आज जो पकड़ा गया है, धन संपत्ति जो बरामद हुई है, जो संपत्तियों पर कब्जा किया है इन लोगों के, वो बताता है कि कितना फेयर काम किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कोई मिसयूज नहीं किया। ठीक है बबीता जी जल्दी से। मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि ये जो जहाँ से जितना ईडी ने सीबीआई ने कलेक्ट किया है, वो कौन सी पार्टी से कलेक्ट किया है? तो क्या बीजेपी के अंदर जितने भी लोग हैं, क्या वो सारे ऑनेस्ट हैं? और जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, उनके सारे जो घोटाले हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो बात ये है कि जब आप मतलब ईडी और सीबीआई का जब यूज कर रहे हो, तो वो बीजेपी के लोगों पे भी तो पढ़ना चाहिए। आप बीजेपी के मंत्रियों की देखो, पिछले 10 साल में या 2019 के इलेक्शन के बाद भी उनकी जो संपत्ति है वो 250 से 500 गुना बढ़ गई है। वो कहाँ से आई है? आप उनके ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे क्यों नहीं पड़ रहे हैं? लेकिन क्या एक वेंडेटा के थ्रू सिर्फ अपोजिशन को क्यों टारगेट किया जा रहा है? तो आपके लोगों को छोड़ देना चाहिए, उनकी जांच नहीं करनी चाहिए। सभी की जांच होनी चाहिए ना, सभी की जांच होनी चाहिए। अगर जांच होनी है तो बीजेपी के लोगों की भी होनी चाहिए। और दूसरी बात, जब आप एक वीआईपी को अरेस्ट करते हो, एक जनता के प्रतिनिधि को अरेस्ट करते हो, तो पहले कम से कम जैसे भिदौड़ी जी को 15 दिन का नोटिस दिया आपने, उससे पहले मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, इनके ऊपर भी पहले कार्रवाई होनी थी कि पुलिस जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे कि भाई उसके प्रति कोई चार्ज मिले कि नहीं मिले हैं। एक दिन नहीं कि एक दिन आप सीडी का संबंध निकालो और दूसरे दिन उसको अरेस्ट कर लो। तो इसके बारे में तो संजय जी बताएंगे। संजय जी ये बताइए कि गिरफ्तार करने की ईडी की क्या शक्तियां होती है? ईडी के पास क्या शक्तियां होती हैं जो कि बिना सबूत वो गिरफ्तार कर सकती है, और क्या कुछ शक्तियों का वो प्रयोग कर सकती है, ये बताइए, क्योंकि ये भी सवाल उठ रहे हैं कि ईडी ने ऐसे कैसे गिरफ्तारी कर ली? धन्यवाद। दो बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात जो है, जो यहाँ पे चल रही थी, मैं पहले उसको ध्यान करना चाहूँगा। जैसे कि बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता बैठी उनकी बातें थी, उसके ऊपर थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जो डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से 2014 तक, तो अभी बात हो रही थी मिसयूज ऑफ पावर की, उसके ऊपर शायद हमारी कांग्रेस के नेता को नहीं पता, जनता के बेनिफिट के लिए बात बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के शासनकाल में, यूपीए के शासनकाल में 2014 तक जो भी केसेस बने सीबीआई ईडी के, उसमें 54% जो नेता थे वो विपक्ष से थे और 46% जो है उसमें रूलिंग पार्टी थे। और 2014 से लेकर आज तक जो संख्या उपलब्ध है उसके हिसाब से
एक तो नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, जिसमें कि ईडी हर केस में जो है इन्वॉल्व हो गई है, और उसमें 95% जो केसेस हैं वो विपक्ष के नेताओं, ये तो एक फैक्ट की बात नहीं बताई, जिससे कि दर्शक अपने आप जो है इसको निकालते। दूसरी बात, जैसे कि कुछ इंस्टांसेस ऐसे हैं जिसमें कि कुछ नेता हैं जो जिनके खिलाफ पहले से मुकदमे चल रहे थे, कांग्रेस में थे, अपनी पार्टी में, कुछ समय बाद उन्होंने जो है विपक्ष, जो अब विपक्ष है, तो उन्होंने जो है सत्ता पक्ष को ज्वाइन कर लिया, तो वो केसेस जो है बंद हो गए, या उन केसेस में जो है फाइनल रिपोर्ट फाइल हो गई, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। बहुत सारे नाम हैं, मैं इस समय बात नहीं करता हूँ। अब आपके सवाल पे मैं आता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा कि उनका अधिकार है कि नहीं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का अधिकार है, CMLA में सेक्शन 19(1) में उनको अधिकार है किसी को अरेस्ट करने। अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, जिसमें कि ये चैलेंज हुआ था कि जो अधिकार एक व्यक्ति का है, आजादी का अधिकार और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अधिकार, उसके तहत जो है उसको अरेस्ट किया जाता है, उसको बस उसको बताया जाना चाहिए किस आधार पर अरेस्ट किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और अरेस्ट के ग्राउंड्स को देना या उसके FIR की कॉपी को देने की कोई जरूरत नहीं। तभी सुप्रीम कोर्ट से जो है फैसला आया, उस जजमेंट को उन्होंने डिसमिस कर दिया, और ये बोल्ड कर दिया कि 19(1) में कोई भी अगर ईडी का अफसर अरेस्ट करता है अपनी वजह, तो उसको जो है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट रिटर्न में उसको अधिकार तो है। और उस अधिकार का इस्तेमाल जो है किस किस्म से होता है, उसमें भी मैं ऑब्जर्वेशन एक पढ़ना चाहूंगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही दी है, और ईडी के जो कंडक्ट है उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की आई है वो भी मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को। उसमें कहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो काम करना चाहिए वो विंडिक्टिव नहीं होना चाहिए। तो ये मैं केस जो रेफर कर रहा हूँ, M3M के जो निदेशक थे जो है, उनके केस के बाबत जो है एक फैसला आया है। तो दो बातें भी मैं कहना चाहूँगा। तीसरी बात जो है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि रिकवरी जो है, रिकवरी जो है 4,000 करोड़ से 1.5 लाख रिकवरी बेसिकली वो डिक्लेयर करते हैं, तो रिकवरी का अगर आपने वो जो है डिक्लेयर होती है स्टेट प्रॉपर्टी के तौर पे, और उसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने % केसेस में जो है कनेक्शन सिक्योर किए 2,000 करोड़ से, जरा वो डाटा जो है एक बार जनता के पास सामने आ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी। कि कितने केसेस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो है अरेस्ट या कन्विक्शन जो है इंश्योर की है, इस किस्म की केस, वो डाटा जो है देख लेंगे तो खुलासा हो जाएगा। केसेस जो है, अभी मैं लास्ट में जो है इस बात कहना चाहूंगा कि जो केस ऑलरेडी चल रहा है मनीष सिसोदिया का हवाला हुआ था, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मैं इस केस में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, नॉट रिप्रेजेंटिंग एनीवन, बट डेफिनेटली आप फॉलो इट। उसमें जो एक स्टेटमेंट आई है वो एक खास पॉइंट को दर्शाती है। जो टीवी ने जो आर्गूमेंट किया है उसमें ये कहा है उन्होंने कि इस केस में एक मेन चार्जशीट है, 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, जिस केस में आज संजय सिंह की गिरफ्तारी, और उस केस में जो है 31,423 डॉक्यूमेंट्स हैं और 294 विटनेसेस हैं, और उसके अलावा जो है टोटल जो है ऑलमोस्ट 50,000 डॉक्यूमेंट्स और 500 विटनेसेस का केस। तो आप समझ सकती हैं कि इस तरीके से केस अगर कोई लड़ा जाएगा, केस प्रेजेंट किया जाएगा कोर्ट में, तो कितना समय लगेगा, मैं ये जो है अपने दर्शकों की विजडम पे छोड़ता हूँ। तो ये जो है, क्योंकि बेल एप्लीकेशन पे बात हो रही थी कि बेल जो है क्यों नहीं दी गई, तो बेल में क्योंकि ये कानून ऐसा है जो चाहे तो कांग्रेस सरकार लेके आए, चाहे तो भारतीय जनता पार्टी लेके, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये कानून ऐसा है जिसमें कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो जो है बेसिकली शिफ्ट हो जाता है नॉर्मल लॉ के अलग, इसकी प्रॉब्लम स्पेशल एनेक्टमेंट है। तो उस लिहाज से अगर किसी को बेल नहीं मिल रही तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अपराधी नहीं होगा। मैं किसी भी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। अपराध अगर किसी ने किया है तो वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, किसी भी पार्टी से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, या चाहे वो किसी भी दल का हो। दल का इसलिए अपराध जो है वो सबके लिए, समाज के खिलाफ अपराध है, वो सबके लिए बराबर है, लेकिन उसमें ट्रीटमेंट और गिरफ्तारी ईडी कर सकती है, ईडी के पास ये शक्तियां हैं। लेकिन सीधे रुक कर लेते हैं
संजीव जी का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, जिस बात का जिक्र अभी ब्रेक पे जाने से पहले अधिवक्ता कर रहे थे, वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि देखिए जो हालात और जो सिचुएशन है और ईडी की जो शक्तियां हैं उसका भी पूरी तरह से उन्होंने डिटेल में बताया संजय जी ने कि किस तरह से ईडी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, ईडी गिरफ्तारी कर सकती है और ईडी ने गिरफ्तारी की है। फिर उस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्यों आप लोग कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो बीजेपी की तरफ से कार्य किया गया है? नहीं, मैंने भी वकील साहब को सुना। वकील साहब ने बहुत ही लॉजिकल तर्क दिए हैं, उनकी बात से मैं पूर्णतया सहमत हूँ। उन्होंने भी और भी तमाम भी बातें कही कि किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, तो बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। लेकिन ये आप देखिए, जो वकील साहब की बात से बिल्कुल इनकार नहीं करा, बहुत अच्छे से समझाया है। अब ये अगर आप किसी एक पर्टिकुलर लोगों के पीछे आप पड़ जाए, अब देखिए आप खुद निर्णय कर लीजिए। अभी कुछ दिनों पहले ये कहा गया भोपाल में, प्रधानमंत्री महोदय ने बोला कि साहब वो महाराष्ट्र में जो है जो पार्टी है वो 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा गया। अगले दिन आपने उसको डिप्टी सीएम बना दिया, आपके पार्टी में नतमस्तक होकर आ गए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप ये नहीं कर रहे हो ना। अगर हम आकर के आपके यहाँ नतमस्तक हो जाएं, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा ना अश्विनी जी। ये कह रहे हैं कि कभी आप कहते हैं देखिए ये व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है, वही व्यक्ति अगले दिन आपका सगा बन जाता है, उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। अगर वो दूसरी पार्टी में होते हैं तो ईडी और सीबीआई उसके पीछे दौड़ा देते हैं। तो कह रहे हैं ये दोहरा चरित्र चलेगा क्या? नहीं चलेगा और जनता में अच्छा संदेश नहीं जाता। दूसरी बात, ये जिस बात का जिक्र अभी संजय जी कर रहे थे और आंकड़ों के साथ उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया और ये कहा कि देखिए जब 2014 से पहले जो आंकड़े थे वो ये बताते थे कि भले ही थोड़ा बहुत अंतर हो लेकिन भ्रष्टाचारियों पर ही कार्रवाई हो रही थी। जो इस तरह के मामलों में लिप्त था या फिर जहां पर छापेमारी होनी चाहिए वहां छापेमारी हो रही थी, लेकिन इस वक्त 90% से ज्यादा ऐसा देखा जा रहा है जो ये बताता है कि विपक्ष के नेताओं को सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा है। और विपक्षीय पार्टी अगर ये कहती है कि देखिए हमें टारगेट किया जा रहा है या हमें बेवजह परेशान किया जा रहा है, तो फिर आप लोगों को बुरा लग जाता है। नहीं, देखिए बुरा लगने की बात नहीं है। मैं अभी संजीव जी का जवाब देकर फिर मैं माननीय वकील साहब के पास उसका जवाब देता हूँ। संजीव जी देखिए दोहरे चरित्र की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि अजीत पवार का आपने वो किया, सुखपाल खैरा जी आप ही के दल के नेता हुआ करते थे और भगवंत मान जी चीख चीख कर उन्हीं का बचाव किया करते थे, ये नशेड़ी नहीं है, ये व्यापारी नहीं है। और आज जब उन्होंने गिरफ्तार नहीं करिए आप लोग, नहीं क्यों ना करें? नहीं फिर चार चरित्र और चेहरे की आप भी फिर उसी राह पे चल रहे हैं जिसपे और तमाम पार्टी चल रही है। चार चरित्र और चेहरे की बात मत करिए। नेहा जी सबका देखना पड़ता है, उदाहरण के साथ समझाना पड़ता है, तब जनता के समझ में आता है। चाल चरित्र और चेहरा जो है इसका मतलब तो मान ले संजीव निगम जी बोल दें कि हम भ्रष्टाचारी हैं, तो हम चाल चरित्र और चेहरा अभी आपके सामने पेश करते हैं। संजीव निगम जी बोले आपके चैनल पर कि हम भ्रष्टाचारी हैं इसलिए हम पकड़ कर जा रहे हैं। ये कहते हैं वहां सुखपाल खैरा की भगवंत मान जी कूद कूद कर वो बचाव करते हैं और जब गिरफ्तारी करते हैं उन्हीं की, फिर वो कहते हैं वो भ्रष्टाचारी है, वो नशेड़ी है, नशे के कारोबारी है। तो दोहरा मापदंड आप लोग स्वयं अपनाते हैं। कोर्ट में केस है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं उसमें। कोर्ट में चाहे अब संजय जी जो है कहें कि जमानत में ये प्रोसेस होता है, ये पेपर होते हैं, ये जानते हैं। मैं कानूनी व्यक्ति नहीं हूं, न जज हूं न वकील हूं, वो कानून के पास है। अगर वो बाइज्जत बरी होते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, जिंदाबाद हम भी बोलेंगे, और नहीं होते हैं अपराधी हैं तो आज हम कह ही रहे हैं। दूसरा संजय जी मैं ये कहना चाहता हूं कि एक आंकड़े मेरे पास भी हैं जो कन्विक्शन की और उसकी बात आप कर रहे थे। 16 से 17 तक जो है समन हुए 4567, लेकिन छापा पड़ा 226, गिरफ्तारी मात्र 31 हुई। तो 4567 छापे में समन में 31 गिरफ्तारी होती है। इसका मतलब कि सबको जिसको समझ जाता है गिरफ्तारी उसकी नहीं होती है। दूसरी 21-22 का बीच में बहुत आंकड़े हैं, 11,252 समन गए, 572 छापे पड़े, 54 गिरफ्तारियां हुई और भी था बीच में, आगे भी है। लेकिन क्या आप ये बताइए, जिसको चाहे विपक्ष का हो चाहे वो पक्ष का हो, आप कोई भी किसी के यहाँ से कुछ बरामद नहीं हुआ? क्या वो आरोपी नहीं है? तो संस्थाओं को अपना काम करना छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आप जमानत नहीं मिल रही तो उसका ये आधार तो नहीं है ना कि वो जो ऐसी चीजें मिली है, दूसरी बात कह रहा हूँ नेहा जी, जिसके आधार पर मैं दूसरी बात कह रहा हूँ।
नेहा जी थोड़ा सा सुन ली धैर्य से, 30 सेकंड का समय दे दीजिए मुझे। मैं संजय जी को कह रहा हूँ, कुछ हो सकता है मेरा ज्ञानवर्धन भी हो। जितने चाहे विपक्ष के नेता, जितना विपक्ष के भी नेता हो सकता है 95% कह रहे हैं, 85% कह रहे हैं, क्या वो आप उनको निर्दोष कह रहे हैं? वो आरोपी नहीं है, उनके यहाँ से कुछ बरामद नहीं हुआ है, चाहे सौम्या चौरसिया हो छत्तीसगढ़ में या अनुव्रत वहां पर हो बंगाल में, चाहे वो शराब घोटाले के लोग हैं। अरे सर, इतना एग्जाम्पल दे रहे हैं, अपने घर में भी देख लीजिए ना, वहाँ पे छापेमारी करेंगे तो करेंगे, वहाँ पे भी बहुत कुछ निकलेगा, लेकिन वहाँ तक अगर हमारे घर में लोग गलत हैं, यही तो सवाल है कि जो आप ये बताते हैं। नेहा जी, आप निर्दोष साबित कर रही है अपने चैनल के माध्यम से इन लोगों को कि हम आप आपके घर में। मैं कौन होती हूँ सर किसी को निर्दोष साबित करने वाली? है ना, नहीं आपके घर में लोग दोषी हैं। मैंने ये नहीं कहा, देखिए आप गलत तरीके से चीजों को गलत तरीका नहीं कह रहा हूँ, गलत तरीके से ले रहे हैं सर, चीजों को ठीक पॉजिटिव तरीके से ले लीजिए। पॉजिटिव है, एकदम पॉजिटिव है, नेगेटिव आप लोग बना रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने वही कहा है, क्या इन लोगों को निर्दोष है, इन लोगों को छोड़ देना चाहिए। सर ये तो तय कोर्ट करेगा ना, मैं कौन होती हूँ तय करने वाली? है तो कोर्ट तय करेगा। अभी आप ही ने कहा है कि आप अपने नहीं पकड़ रहे हैं। आ रही हूँ। संजय जी देखिए, मैं जो है सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूंगा कि कुछ आंकड़े जो प्रस्तुत किए गए हैं, मेरे पास एक आंकड़ा है और दो बातों का जवाब मैं देना चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता की। पहली जो बात है कि जो डाटा है, जो मेरे पास डाटा अवेलेबल है, मुझे नहीं पता कि बाकी कहाँ से डाटा है, जो मेरे पास डाटा अवेलेबल है उसमें जो भी, पहली बात तो ये है कि ईडी ने पिछले जो 8 साल हैं, 9 साल हैं, उसमें उन्होंने जो केसेस में कन्विक्शन सिक्योर किए एमपी एमएलए के खिलाफ, मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, खास तौर पे एमपी और एमएलए के खिलाफ, उसमें जो कन्विक्शन रेट है वो 2.98% है। ओवरऑल कन्विक्शन रेट ईडी का बहुत अच्छा है। जहां पर आर्थिक अपराध से जो है लोगों को पकड़ा गया, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो या कोई दूसरे किस्म के लोग हो, उसमें कन्विक्शन रेट 96% है। जबकि पॉलिटिकल जो केसेस थे, जिसमें कि खास तौर पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके केसेस में जो कन्विक्शन रेट है 2.96% है। ये डाटा कहता है, मैं नहीं कहता। पहली बात। दूसरी बात जो है, ये व्हाटअबाउटरी की, मैं उसमें बहुत ज्यादा कोई बहुत सच नहीं देखता कि क्योंकि वो जो है अगर किसी दूसरी पार्टी में है तो क्या उनको नहीं पकड़ना चाहिए और अपनी पार्टी वालों को भूल जाना चाहिए। मैं इस व्हाटअबाउटरी के गेम में नहीं पढ़ना चाहता। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि एजेंसी जो होती है उसकी कोई पार्टी नहीं होती, सरकार की कोई पार्टी नहीं होती। सरकार जो है, इलेक्टेड सरकार जो है वो भारत की है और वो एजेंसी जो है भारत सरकार के लिए काम करती है। तो ये उनके पकड़ना चाहिए और हमारे नहीं पकड़ना चाहिए, मैं इससे बहुत ज्यादा कोई बहुत उत्साहित नहीं होगा। तीसरी बात जो है, खास तौर पे ये जब है कि 95% जो सिर्फ ओपोजिशन लीडर के ऊपर होता है और कन्विक्शन रेट जब 2.98% रहता है और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्वेशन करती है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे पुलिस हो, वो विंडिक्टिव तरीके से रिपीटेडली नीचे से लेकर ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक लगातार कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आ रही है, जिसमें कि बार बार जो है कोर्ट ये बोल रही है कि एजेंसीज जो है विंडिक्टिव तरीके से काम करती हैं और एक खास तरीके से, खास मिजाज के तौर पे जो है वो एक सिस्टम बन गया कि किस तरीके से एजेंसीज को जो है धुआं करना है, उसके बाद जो है एक्शन करना है और उसके बाद जो है मुद्दे को मोड़ देना है। ये जो जांच है ये एक बार में भी कंप्लीट हो सकती थी। पूरा 1.5 साल हो गया शराब नीतिगत तो शायद मुझे मैं समझता ज्यादा ही समय हो गया होगा। 2 मेन चार्जशीट फाइल हो चुकी है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हो चुकी है। आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, एजेंसी है, पावर्स है उनकी, कानून में पावर्स है, लेकिन उसका जो है अंत क्या निकलता है उसका कोई, जब 2.98% का कमीशन रेट होगा तो जो है बेसिकली तो ये एक पॉलिटिकल गिमिक ही है ना साथ, और एजेंसीज और सरकार को उस पॉलिटिकल गिमिक की गेम में जो है वो बार बार साबित होता है कि सरकार उसका पॉलिटिकल यूज कर रही है। और यही जो है आरोप है विपक्ष का, कोई दुलावा नहीं है दूसरा, लेकिन डेफिनेटली ये बात जाहिर हो रही है किस तरीके से इन एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। कल जो है जो हुआ है न्यूज क्लिक के मामले में, आपने जो है इन्वेस्टिगेशन करी, ठीक है, उसके बरक्स आपको जो है मैनेजमेंट से पूछताछ करनी चाहिए। जर्नलिस्ट को बुला के 8 घंटे 10 घंटे का ड्रामा करने की, 100 पुलिस वाले ले जाके वहां पर जो है खड़ा करने की क्या जरूरत थी? एक आराम से उनको नोटिस दे के बुलाया जा सकता था, उनसे पूछताछ की जा सकती थी। कोई भी ऐसा अपराधी नहीं है कि जो भाग जाता देश छोड़ के। तो ये सब जो है ये कंडक्ट जो है कोर्ट नोटिस करती है। हम लोग जब कोर्ट में पेश होते हैं
इन सब सवालों को लेके हम खड़े होते हैं जनता के लिए, और ये जनता के अधिकार है, ये किसी की बकौती नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दिया है और सवाल पूछने का भी राइट हमको दिया है, चाहे कोई सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी राज्य की। ठीक है, जवाब लेंगे इस पे, जवाब लेंगे। अश्विनी जी जवाब देना भी चाहते हैं। आज दरअसल बात आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर हुई ईडी की छापेमारी के बाद उनकी गिरफ्तारी पर आज हम बात कर रहे हैं और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जिस बात का जिक्र संजय जी ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे, अश्विनी जी जवाब देना चाह रहे थे जल्दी से। जी देखिए, संजय जी ने अभी कहा कि ईडी का कन्विक्शन रेट जो है 96% है आर्थिक अपराध के मामले में। एक तरफ इन्होंने बढ़िया भी कहा, लेकिन राजनेताओं के मामले में 2% बताया इन्होंने। तो ये मानकर चलिए कि इन्होंने भी चाहे अनचाहे जैसे भी हो, इन्होंने माना कि कन्विक्शन रेट उसका सही है। और यही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था जब हमारे 13-14 दलों के लोग वहां गए थे, या ये लोग गलत काम कर रहे हैं, संस्थाएं गलत कर रही हैं, तो वहां पर वर्डिक्ट आया था। और मुझसे ज्यादा अवेयर होंगे क्योंकि संजय जी वहीं रहते हैं, तो उन्होंने कहा था, माननीय न्यायालय ने कहा था कि नई संस्थाएं अपना काम ठीक कर रही हैं। ये लोग वापस आ गए थे। तो पहली तो चीज है कि ईडी का काम बेहतर है, चाहे वो हम आर्थिक अपराधी मानते हैं, उसमें ना हम राजनेता की बात करते हैं और ना हम किसी की बात करते हैं, हम पूरे आर्थिक अपराधी की बात करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो भी कार्य ये है, देखिए हमारे संवैधानिक दायरे से हटकर अगर कोई काम हो रहा हो और इसमें भारतीय जनता पार्टी को लपेटना ये भी उचित नहीं है, क्योंकि संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको जो अधिकार है, उनके जो कर्तव्य है, वो हमारे संविधान में लिखा है, हमारे आईपीसी में लिखा है, उसी के हिसाब से चल रही हैं और उसी के हिसाब से हमारी अदालतें भी चलती हैं। तो अदालतों के सामने चाहे जो हो जाए, या तो फिर अदालतें हमारी जो है कुछ नई चीजें बना दें कि भाई नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, जो विसंगति है हम लोग भी दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति जाता है कोर्ट में, उसके साथ जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं माननीय जज साहब के सामने, उनको लगेगा जैसे आज लालू प्रसाद यादव जी तो कन्विक्टेड हैं, उनको तो सजा हो चुकी थी, लेकिन आज दूसरे मैटर में उनको जमानत मिल गई। तो क्या वहां पर हम कहें कि वो सरकार ने जो है उनको वो कहा था? सरकार वहां भी चाहती तो जमीन लिया गया है, ये प्रूफ हो चुका है, वो उन लोगों के नाम रजिस्ट्री है, वो लोग गवाही दे रहे हैं जिन्होंने जमीन दिया है, तो बहुत ही ऐसी चीजें, उनको तो आज जमानत मिल गई। यहाँ पर राजनीतिक दल हमारे कहते हैं कि जो है ये हमारा न्यायपालिका ठीक है, और जब नहीं मिलता तो संजीव भाई कहते हैं कि भाई अटके हुए हैं। अटके हुए नहीं है, न्यायपालिका में माननीय जज जो उस कुर्सी पर बैठता है, उनकी मुझे लगता है ठीक है बबीता जी, अगर सरकार लगता है कुछ गलत कर रही है तो जाइए ना कोर्ट, जाइए, कोर्ट तो दरवाजा खुला हुआ है। अगर आपको लगता है कि सरकार कुछ गलत कर रही है या फिर तमाम जो सरकारी एजेंसियां उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो कोर्ट जाइए। मैम सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अंबेडकर जी ने एक लाइन कही थी कि आप कितने भी अच्छे रूल बना दो, उसको यूज करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो उस रूल का यूज कैसे करेगा। अगर उसकी नीयत अच्छी है तो वो बुरे रूल को भी अच्छे तरीके से यूज कर लेगा, और उसकी नीयत अगर सही नहीं है तो वो अच्छे रूल को भी बुरे तरीके से यूज कर लेगा। तो ईडी और सीबीआई का जो यूज है वो आजकल इसी तरीके से हो रहा है। जैसे सर ने जो आंकड़े बताए कि 95% जो केसेज है वो पॉलिटिकल जो अपोजिशन है उसके खिलाफ ही हो रहे हैं, तो जो सत्ता पक्ष है उसके ऊपर क्यों नहीं हो रहे हैं? फिर उसमें कन्विक्शन रेट जो है बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि बिना बात सताया जा रहा है लोगों को। मैंने कुछ बिजनेस वाले लोगों से बात करी कि भाई आपको कुछ चीजें लग रहा है कि सही नहीं हो रहा है तो आप बोलते क्यों नहीं, आप तो गलत तो हो नहीं। तो उन्होंने क्या कहा मेरे से कि मैम गलत तो बाद में सिद्ध होंगे, पिछले ये 8-10 साल जो हरासमेंट आपका करेंगे ना, उस हरासमेंट को हम झेल नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग नहीं बोलना चाहते। तो यही बात है कि जो इस तरीके से ये अपोजिशन को लेकर या अपोजिशन में जो भी बिजनेसमैन है हर किसी के प्रति ये यूज कर रहे हैं ईडी सीबीआई को, बिना मतलब कन्विक्शन रेट अगर पहले से डिसाइड होना चाहिए ना कि भाई मतलब एक प्रॉपर जो एविडेंस है वो मिल गए, बिना कोई एविडेंस मिले इधर से वहां से बात हुई है, वहां से बात हुई है, वहां फोटो मिली है, वहां से ऐसे उठा के और फिर किसी को भी अंदर कर देते हैं। पता चलेगा कि 2 साल बाद 7 साल बाद वो रिहा हो गए हैं, जबकि उन्होंने एक मतलब अपना जो मूल अधिकार है उसको उन्होंने खो दिया आर्टिकल 21 के अनुसार। तो उसकी मानहानि का, उसके जीवन का उसको कौन लौटाएगा? जो मेंटल हरासमेंट हुआ है उसको कौन लौटाएगा? तो पहले से ही जो भी संविधान है वो जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, जो गलत कर रहे हैं उसको सजा देने के लिए बना है। लेकिन आप सजा किस तरीके से दे रहे हैं? ये कैसे साबित होगा कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है? मैम ये आंकड़ों से साबित हो रहा है ना कि 95% जो है सिर्फ अपोजिशन के लिए आ रहे हैं, तो क्या सत्ता पक्ष में है? आंकड़ों से ये तय हो रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी
आंकड़ों से नहीं, आप ये देखो, साबित करने के लिए आपको आगे कदम उठाना पड़ेगा। आप ये नहीं, आप कहने से नहीं हो जाता ना। सबसे पहले आप ये देखो कि 95% केस अगर एक ईडी या सीबीआई है वो सिर्फ अपोजिशन के लिए लेकर आती है, तो इसका मतलब हम ये मान लें कि जो विपक्ष में जितने भी लोग हैं वो सारे ईमानदार हैं। जितने भी उसके आप रेप केस के आरोपियों को देख लो, कितने लोगों को छोड़ दिया गया है, जबकि उनके हिनियस क्राइम थे, चाहे फुलन देवी वालों को छोड़ देख लो, चाहे छावला नेगी केस में देख लो, चाहे हैदराबाद में हुआ उसमें देख लो, सारे वो छूट गए हैं। अभी राहुल गांधी के लिए जो सदस्यता गई थी राहुल गांधी जी की, आप उसमें देखो वहाँ कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज तक पहली बार ऐसी सजा मिली है, पहली बार ऐसी इतनी एक छोटे से उसमें इतनी सजा मिली है। छूटे कहाँ से ये बताइए ना, जबकि छूटे कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट से छूटे हैं ना, कोर्ट से छूटे हाँ, हैं कोर्ट ना। से छूटे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं छोड़ा ना। भारतीय जनता पार्टी तो कैसे छोड़ेगी, वो तो फंसाने में लगी हुई है लोगों को। उसका मकसद छोड़ना थोड़ी, उसका मकसद है मेंटल हरासमेंट करना और लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा करना, ताकि कोई बोल ही नहीं सके कि भैया आप चाहे कुछ गलत हो या नहीं हो, लेकिन सीबीआई के लोग इतना अब वो पत्रकारों को बुलाया गया, जैसे सर ने बताया, कितने पत्रकारों के नोटिस देते, वो आ जाते और आप उनसे पूछ लेते, एकदम से पुलिस वहां पहुंच जाएगी। इस तरह का मतलब डर का माहौल सरकार के नाम पर धब्बा है भारतीय जनता पार्टी, और ये हिंदुस्तान नहीं लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रहा है कि चाइना के पैसे से जो टूल किट चला रहे हैं यहाँ बैठकर, उनके घर पुलिस भी नहीं जाएगी। इतने बड़े अगर वो है तो उनको आना चाहिए समाज के आगे, और हिंदुस्तान के खिलाफ लिखेंगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे, इस तरीके की बात है। ठीक है सर। संजीव जी, शराब नीति क्या गले की कैसे आया, फांस बनती जा रही क्या आम आदमी पार्टी के लिए? ना निकलते बन रहे हैं ना उगलते। आपको बताए कोई भी सरकार और कोई भी पॉलिसी, संजय जी मैं और एक सेकेंड, देखिए कोई भी सरकार है, कोई पॉलिसी अडॉप्ट करती है या कोई लॉ बनाती है अंदर, तो वो बेहतरी के लिए बनाती है। कई बारी बाद में निकल करके आता है कि वो बेनिफिशियल नहीं है, तो उसमें संशोधन होता है। आप गवाह हैं इस बात की, केंद्र सरकार ने किसानों के हित में कानून बनाया था और तमाम विपक्षी नेता, हमारे यहाँ के आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के सहित कहो ने कहा साहब कि जो आप कानून बना रहे हैं किसानों के लिए हित का नहीं है, आपने नहीं सुनी। नहीं, किस संदर्भ में कह रहे हैं अब आप ये बताइए ना। शराब नीति को लाकर क्या अब गलती की थी क्या? पूछा 2% से 10% कमीशन कर दिया। कोई पॉलिसी अडॉप्ट की गई पहले, अगर सरकार को नहीं लगा, सरकार ने उसमें चेंजेस किए, चेंजेस भी आपके सामने। भारत सरकार ने नहीं किए, कानून वापस लिया कि नहीं लिया? जब 750 से ज्यादा किसानों को दिल्ली बॉर्डर में शहीद करवा दिया, उसके बाद कानून वापस लिया। ये तो मान रहे ना अब ये गलत नीति थी। नहीं गलत, भाई सरकार ने कोई पॉलिसी अडॉप्ट की, अगर उसको बेहतर नहीं लिखी, उसमें तब्दीली करी सरकार ने, तब्दीली करने का हक होता है। कोई सरकार ने पहले मैक्सिमम रेवेन्यू सरकार के खजाने में आए, हम उस रेवेन्यू को लोगों के भले के काम के लिए लगावे। अरे सरकार के खजाने में कहाँ आ रहा था निगम साहब? निगम साहब सरकार के खजाने में कहाँ आ रहा था? देखिए 2% से 10-12% कर दिया आपने। देखिए वो अब हम उसमें जाएंगे तो समय नहीं है इतना। आप किस तरीके से बात कर रहे हैं कि एक होता है कि वन टाइम जब कोई भी सरकार टेंडर करती है, मैक्सिमम अमाउंट किस तरीके से लेकर के उसमें किया जाता है। हम अब सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन पार्टी का हिस्सा है, तो समझ रहे हैं सरकार कोई भी हो बेहतरी के लिए कानून बनाती है और फिर जो रिव्यू कलेक्ट करती है और फिर उसको जो रिव्यू होता है उसको बेहतर के लिए काम कर लगाती है वहां पर। यही एक मकसद होता है। लेकिन आप भाई बात घूम कर करके वही आ जाती है। जब मैं पहले भाई शुभेंदु अधिकारी अगर टीएमसी में काम कर रहे हैं तो वो बेईमान है, आपके यहाँ आ गए हरिश्चंद हो गए, नारायण राणे वहां पर है बढ़िया है, आपके यहाँ आ गए बढ़िया हो गया। असम में चले जाइए, वो साहब वहां पर पहले से वाटर घोटाले में उनका नाम आया था, आपके यहाँ आ गए, आपने उनको। तो ये चीजें भी लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपके यहाँ क्या सब चीजें देख रहे हैं सर। 2024 भी पास है और वो जो कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वो भी पास है, लेकिन जनता सब देख रही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, संजय जी मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ क्योंकि हम मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दे से इधर उधर नहीं भटकेंगे। ईडी बिना कारण बताए रेड कर सकते हैं, आपने कहा गिरफ्तारी तो हो सकती है, अगर ईडी चाहे तो उसके पास शक्तियां हैं, गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन बिना बताए रेड कर सकती है क्या? और वह आरोप की जानकारी भी नहीं देने को बाध्य है। मसलन ECIR इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे कहते हैं, वो भी आरोपी को नहीं दे सकती। ऐसे में ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक कार्रवाई के लिए ज्यादा हो रहा है, क्या इसका कोई कानूनी उपचार है? देखिए कानूनी उपचार तो जो है हर किसी कोई भी जो एजेंसी का जो है कोई भी अगर एक्शन इलीगल है
न्याय सम्मत नहीं है, प्रोसीजर के अगेंस्ट है, तो जो एग्रीव पर्सन है उसको राइट है कोर्ट जाने का और कोर्ट में जो है अपनी बात कह के और ये मांगने का। लेकिन जो आपका पहला सवाल है कि ECIR में जो लिखा होता है उसके बाद जो है क्या वो बिना नोटिस किए जो है जा सकती है, क्या किसी के घर ऐसे ही जा सकती है? तो उसके लिए जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो तथ्य आते हैं वो तो जो है एजेंसी, क्योंकि देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है पहले जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हुआ करता था उसी का एक नया रूप है, उसी को चेंज करके जो है ये जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम। तो बेसिकली आर्थिक अपराधों के अन्वेषण के लिए, आर्थिक अपराधियों को पकड़ने के लिए, जो कि ऐसे जो इंट्रिकेट अपराध होते थे जिसमें कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से घूम के जो होती थी, उनको पकड़ने के लिए बेसिकली ये कानून बनाया गया था और डिपार्टमेंट का क्रिएशन किया गया था। तो अब उसके पास बड़ी ही अथाह शक्तियां हैं कानून के अंदर। आप ये समझिए कि नॉर्मल लॉ में जो है अगर पुलिस FIR करती है तो उस FIR की कॉपी जो है अरेस्ट के टाइम पे आपको जो है एक्यूज को देने का प्रावधान है कानून में, और अरेस्ट के लिए भी जो है प्रोसीजर है CRPC में। लेकिन जहां तक ये स्पेशल एनेक्टमेंट है, PMLA है या जो है और दूसरे कानून हैं, उसमें जो है अथाह शक्तियां हैं अरेस्ट की। उसमें जो है पहले अभी कुछ समय पहले तक जैसे मैंने अपने वक्तव्य के शुरू में ही बताया था कि ये भी था कि उनको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट सिर्फ वर्बल इंटीमेशन भी काफी थी, उनको किसी भी तरीके की कोई इंटीमेशन देने का जो है जरूरत नहीं थी ED के ऑफिसर्स को। कहीं भी वो जा सकते थे, कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे, कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकते थे। लेकिन जो कल जजमेंट आई है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहा गया है कि एक तो जो है आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा, रिटर्न में देना पड़ेगा, जो परफॉर्मा है, जो अपेंडिक्स है उसके हिसाब से आपको भर के साइन करके जो अरेस्टिंग ऑफिसर है वो उसको देना पड़ेगा। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट में जो पहले एक कॉमन सा एक पैरेलल बन गया था कुछ समय से कि जी नॉन कोऑपरेशन जो है वो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है, उसमें काफी है। अगर आप लिख दीजिए कि नॉन कोऑपरेटिव है जो जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आप अरेस्ट करके उसे अंदर बंद कर दीजिए और फिर उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो जो है गिल्टी नहीं है। तो वो जो है 2 ग्राउंड जो हैं, ये 2 चीजें कल की जजमेंट में बहुत अच्छी एक आम आदमी के और या जो भी जिसके ऊपर भी आरोप लगाया गया उसके प्रोटेक्शन के लिए ये जो है कोर्ट ने दोबारा से बहाल की है। तो मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं है आप इस जजमेंट के आने के बाद, और मैं समझता हूँ कि कल का जो कार्यकलाप हुआ है वो उसी की वजह से शाम को जो है ED ने जब उनको पत्रकारों को जाने दिया। और लास्ट बात मैं जो कहना चाहूंगा पत्रकारों के संदर्भ में, देखिए अश्वनी जी, इस देश में कोई भी देशद्रोही नहीं है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपसे भी और आपकी पार्टी से भी, सब लोग बहुत देशभक्त हैं। हर किसी का काम करने का तरीका अपना अलग अलग है, और अगर कोई देशद्रोही है तो देशद्रोह के कानून में उसको आप प्रोसिक्यूट करें, आपकी पार्टी प्रोसिक्यूट करें, जो भी कानून सम्मत सजा है, प्रोसीजर है, उसके हिसाब से आप जो है इसको प्रोसिक्यूट करें। लेकिन इस एलिगेशन को लगा के, क्योंकि अब हमें 10 साल हो गए सब चीज के लिए, तो हम चाहेंगे कि जो थोड़ी जो है पार्टी और सरकार जो है कुछ सीरियस तरीके से इसके ऊपर जरा सोचे कि हर चीज को जो है इस कारपेट के नीचे धकेल के आप लोग जो है इस तरीके से किसी को भी आरोपित करके कुछ भी नहीं कह सकते। कोई किसी ने कोई देशद्रोह का लेख नहीं लिखा और किसी ने जो है कोई भी किस्म से कोई देशद्रोही काम नहीं किया। और आपकी ठीक है सर, क्योंकि वक्त की कमी है हमारे पास, मैं 10 सेकंड अश्विनी जी, सिर्फ 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से रखिए। चलिए मैं चाहूंगा संजय जी बड़ी विनम्रता से मैं ये कहूंगा, वो मिले। मैंने किसी को देशद्रोही की बात नहीं की। न्यूयॉर्क टाइम्स छापता है कि चाइना के आपने बोला है कि देशद्रोही करेंगे, देशद्रोह करेंगे, देश के खिलाफ लिखेंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि चाइना के पैसे पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है कि चाइना के पैसे पर वो लोग चाइना के पैसे पर लेकर टूल किट चला रहे थे और ये न्यूज क्लिक के लिए काम करते थे। ये स्पष्ट रूप से सामने आया है। ये न भारतीय जनता पार्टी ने कहा न किसी और ने कहा। तो अगर वो चाइना का पैसा ले रहे थे तो कहाँ जा रहा था पैसा, वो किसके खिलाफ काम कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे, तो उनको गिरफ्तार अगर किया गया तो मेरा दर्द क्यों है? उस टाइम भी ये कहा था कि लेकिन आज तक ना चिपी चाइना के पैसे से काम कर रहे हैं। 38 करोड़ रुपया कहा गया, रिपोर्ट आई है जांच नहीं होनी चाहिए, जांच होने दीजिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने भी चाइना से पैसा। चलिए हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव अरे हमारी पार्टी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ले लिए, इन लोगों ने लिया तो ये कहा कि दूध के दूल्हे हो गए। सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।